बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अब हम इसका शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो हल करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो अभी हमने जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा तो इसमें हमने इम्पल्स और मोमेंटम के हवाले से चीज़ों को पढ़ा था कि इम्पल्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है। इम्पल्स की डेफिनेशन में प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद टाइम, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। और इसमें आपको याद होगा कि फोर्स जो है वो एक लार्ज फोर्स थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स थी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट होती है, और टाइम ऑफ कोलिजन जो था उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने का जो टाइम था वो इंतहाई शॉर्ट था और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इनका जो प्रोडक्ट है उसको इम्पल्स कहा गया था। तो वही डेफिनेशन आप यहाँ पर भी लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेरिंग फोर्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको इम्पल्स कहा जाएगा। और इम्पल्स को हमने अलामत आई से ज़ाहिर किया था, कैपिटल आई, और उसके ऊपर एरो हेड बनाया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ तो आपके जहन में है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। इसमें एम वैसे ही रहेगा और एक्सेलरेशन की तारीफ जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ गया ब्रैकेट में, और इसको हम डेल्टा वी को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और अगर हम एम को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लें तो अब टर्म पहली आ जाएगी एम वी एफ, सेकेंड आ जाएगी एम वी आई, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एम वी एफ क्या बन गया, फाइनल मोमेंटम, एम वी आई बन गया इनिशियल मोमेंटम, और इन दोनों का फाइनल इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस है तो इसको हम डेल्टा पी से ज़ाहिर कर सकते हैं, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और यहाँ पर जो शुरुआत हमने की थी वो लेफ़्ट हैंड साइड पर फोर्स एफ था लिखा हुआ। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बन गया। लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की जो कि आपको लिखी हुई नज़र आ रही है एफ क्रॉस टी, तो डेफिनेशन होगी किसकी, इम्पल्स की। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये बात साबित हो जाएगी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने साबित करना है कि इम्पल्स जो है वो रिलेट करती है किससे, लीनियर मोमेंटम से। तो वो इस इक्वेशन के ज़रिए आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, आपने शो करना है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट आपने बयान करनी है और फिर आपने बताना है पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की अहमियत क्या है, और एक्सप्लेन वाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज़ यूजफुल इवन थ्रू द सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। और सिस्टम अगर कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं भी है तब भी आपने बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो क्यों यूज़फुल है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट हमें याद होगी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो है वो रिमेन कांस्टेंट। ये डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन इसके लिए हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो आपके जहन में होगा मैंने कहा था कि इसके लिए शर्त है कि सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे हों लेकिन एक्सटर्नली उनके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो। तो यहाँ देखिए अब आगे, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम जो है वो साथ लिख दिया गया है। और ये
उस वक्त वैलिड था, मैंने कहा था कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, तो लॉ जो है वो वैलिड है। और आइसोलेटेड सिस्टम का फ़ायदा ही यही है कि इसमें एक्सटर्नली जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ क्लोजली सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ये तो उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं भी है तो हम क्या करेंगे? उसमें ये है कि विद इन द सिस्टम जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, ये अगर आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से अगर कोई एयर प्रेशर या कोई और फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं तो वो वीक फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं हम उनको शामिल करते हैं और वीक फोर्सेस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं भी है तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये तो आपको डेफिनेशन मालूम होगी, लास्ट हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के हवाले से, तो उसमें मैंने यही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम की कांस्टेंट रहती है और लीनियर और टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी भी अगर कांस्टेंट रहती है तो वो इलास्टिक कोलिजन है। इसके कंपैरिजन में इन इलास्टिक में क्या होना था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज हो जाती है, जबकि लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी वो स्टिल कांस्टेंट होती है। तो ये सेकंड पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, चाहे सिस्टम इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। डिफरेंस क्या आ रहा था काइनेटिक एनर्जी का? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड हिस्सा है उसमें उसने कहा है एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। बाउंसिंग बॉल जो है वो कैसे बिहेव करेगी, गिव प्लॉसिबल रीज़न फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। अगर आप हार्ड बॉल लें और उसको ड्रॉप करें ऑन अ मार्बल फ्लोर, एक पत्थर का जो फर्श है उसके ऊपर इसको स्ट्राइक करें, इट रिबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर विद द सेम वेलोसिटी एंड रीचेस टू द सेम हाइट विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह का जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। जबकि अगर हम उस हार्ड बॉल को स्ट्राइक करें या गिराएं किसी हाइट से और किसी ऐसी जगह के ऊपर गिराएं जैसे कोई मिट्टी का फर्श है और वो फर्श कोई मज़बूत फर्श ना हो बल्कि वैसे ही मिट्टी जो है वो इकट्ठी की हुई हो, तो उसके ऊपर अगर आप इसको गिराएंगे तो बॉल जिस हाइट से जिस स्पीड के साथ जाएगी वो वापस वैसे नहीं आएगी। तो इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़ाया होती है तो वो इन टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इस तरह का कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। और इन इलास्टिक कोलिजन की जो पॉसिबल रीजंस हैं वो सबसे पहला तो ग्राउंड फ्रिक्शन आ गई, एयर रेजिस्टेंस आ गई, इसी तरह हीट एंड साउंड। तो ये तमाम उसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर मैंने 3 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें आप उसको डिटेल से देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में क्या किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से
विथ सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई फायर किया जाता है एट सम एंगल थीटा, और वो एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो है वो मूव करता हुआ जाता है। इसकी फिर हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के जो तरीक़ाकार देखे थे वो आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर उसने कहा है आगे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कि 3 पार्ट्स में मैंने उसे डिवाइड किया था, जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने के फार्मूले डेवलप किए थे। और ये भी कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी उसी सेकंड पार्ट के अंदर मैंने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में डिस्क्राइब किया था कि कब हम उसको एट एन एंगल ऑफ 45 अगर फेंकते हैं तो फिर वो मैक्सिमम फासला के ऊपर जो है वो जाता है, मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर करता है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हमने स्टडी किया था तो आपने देखा था कि जो इनिशियल पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उसको फायर किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा दूर जो है वो प्रोजेक्टाइल जाता है। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी एंड सेम फाइनल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो भी मैक्सिमम होगी। जब वो वापस स्ट्राइक करता है टारगेट के साथ आकर ज़मीन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब हमने हाइट का फार्मूला कैलकुलेट किया था ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो हाइट के लिए मैंने वहाँ पर बताया था कि एट द टॉप ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मिनिमम हो जाती है, और उसको वी वाई कंपोनेंट को हमने इक्वल टू ज़ीरो लिखा था। और मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्ट ज़ीरो तो नहीं होती टोटल वेलोसिटी, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर वो मिनिमम हालत में होती है और उसके बाद फिर दोबारा से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर आकर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइनल ग्राउंड पर हिट करेगा तो वेलोसिटी उसकी दर्जा बदर्जा बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू।